मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करते हैं जी। दो एटम या दो से ज्यादा एटम जब आपस में कंबाइन हो रहे होते हैं तो हम कहते हैं जी क्या बनता है, एक मॉलिक्यूल बन जाता है। यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं जी हाइड्रोजन की। उसका न्यूक्लियस हमने बना दिया यहाँ पर। उसके अंदर एक ही प्रोटॉन होता है और उसके शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसको मैं कह देती हूँ हाइड्रोजन। इसके साथ एक और हाइड्रोजन होता है जिसके शेल में हमने एक और इलेक्ट्रॉन बना दिया, ठीक है। और इसके न्यूक्लियस में हमने जी प्रोटॉन बता दिया। अब ये दो इलेक्ट्रॉन जो हैं आपस में एक रिलेशनशिप बना लेंगे जिसके हम कहते हैं कि केमिकल कॉम्बिनेशन हो गया इन दोनों के दरमियान। क्या होता है जी, ये हाइड्रोजन अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए, यानी कि अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए क्या करता है, एक बॉन्ड बना लेता है इसके साथ। उसमें क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन इक्वली शेयर हो रहा होता है इस वाले हाइड्रोजन से, तो हम कहते हैं इन दोनों के दरमियान शेयरिंग हो गई है। यानी कि ये आपस में इलेक्ट्रॉन को इस तरह से शेयर कर रहा है कि ये वाला हाइड्रोजन अपने ऑर्बिट में भी इलेक्ट्रॉन को मूव करवाता है, इसी तरह से इसके अंदर भी मूव करवाता है। और ये वाला हाइड्रोजन इक्वली अपने इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर भी मूव करवाएगा और इसी तरह से अलाउ करता है, इजाजत देता है कि ये इस हाइड्रोजन के अंदर भी मूव करे, इस ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहे। और इस तरह से दोनों की वैलेंसी जो है सेटिस्फाई हो जाएगी और क्या बन जाएगा जी, हमारे पास हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल बन जाएगा। और इस मॉलिक्यूल को ही रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने क्या लिख दिया है जी, मैंने लिखा है H2, और ये इसका क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है। और मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें क्या बताता है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को बताता है। यानी कि एक मॉलिक्यूल की जो हम रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर बता रहे हैं H2, इससे क्या पता चल रहा है कि इसके अंदर दो H हैं, यानी कि दो हाइड्रोजन एटम्स यहाँ पर मौजूद हैं और इन दोनों ने आपस में बॉन्ड बनाया है और क्या बन गया जी, एक मॉलिक्यूल बन गया। चले यहाँ पर एक दो एग्जांपल्स हम और ले लेते हैं जो मॉलिक्यूल हमारे पास बनते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें ये क्या है, इसका मोलिकुलर फार्मूला हम कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल है। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या कर दिया, उसके सिंबल्स के साथ कार्बन को सी के साथ रिप्रेजेंट कर दिया, ऑक्सीजन को ओ के साथ। तो ये हमें क्या बता रहा है जी, कि एक इसके अंदर कार्बन है और दो इसके अंदर जी क्या है, ऑक्सीजन है। ये मैंने इसके सिंबल्स बना दिए ऑक्सीजन के, और ये कार्बन के लिए सी का सिंबल बना दिए। इसी तरह से अगर हम एग्जाम्पल ले लें ग्लूकोज की, उसका फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं, मोलिकुलर C6H12 और O6 हम लिख देते हैं। तो ये हमारे पास ग्लूकोज का मोलिकुलर फॉर्मूला आएगा। इस तरह से हमने एक, दो और तीन मॉलिक्यूल्स बना दिए और इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख दिए। अच्छा, अब क्या होता है जी, हम एक रिलेशनशिप देखना चाहते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला और इंपेरिकल फार्मूला के दरमियान क्या कोई ताल्लुक है। और यहाँ पर चले हम लिख देते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला और इसके दरमियान हम इसके साथ रिलेशनशिप देखना चाह रहे हैं, इसका ताल्लुक बनाना चाह रहे हैं किसके साथ जी, इंपेरिकल फार्मूला के साथ। अब इंपेरिकल फार्मूला क्या था, जैसे हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था, इंपेरिकल फार्मूला को हमने डिस्क्राइब किया था। इंपेरिकल फार्मूला होता है जी किसी भी केमिकल को रिप्रेजेंट करने का सिंपलेस्ट एक तरीका होता है, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ हम एक एलिमेंट्स का रिलेशनशिप देखते हैं। उसमें क्या हम रेशोज बताते हैं जो बहुत ही सिंपल होती हैं, यानी कि किसी भी केमिकल की सादा तरीन जो रेशो होती है उसको हम क्या कहते हैं जी, इंपेरिकल फार्मूला। एक फार्मूला हम लिख देते हैं जिसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स के सिंबल लिखेंगे और वो इस तरह से लिखेंगे कि उनके दरमियान सिंपलेस्ट रेशो होगी। जैसे अगर एग्जांपल हम कार्बन डाइऑक्साइड की ले लें, ठीक है, और इसको हम कहते हैं कि कार्बन एक है और ऑक्सीजन कितने हैं जी, वो दो हैं, तो इनके दरमियान क्या रेशो बन गई, 1:2। तो अब इससे ज्यादा मजीद ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है, तो हम कहते हैं ये इसकी क्या है जी, सिंपलेस्ट फॉर्म है। और कार्बन डाइऑक्साइड का इंपेरिकल फार्मूला भी हमारे पास क्या है, CO2 है। अच्छा, अब इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल तो हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें क्या लगाना पड़ेगा जी, एन लगाना पड़ेगा। और एन क्या होता है, एन हमारे पास वन भी हो सकता है, ठीक है। ये एक ऐसा इंटीजर हम ले लेते हैं जो जिसकी वैल्यू क्या हो सकती है, वन भी हो सकती है, टू भी, थ्री भी, और सो ऑन चलता जाएगा। तो तब जाके आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, इंपेरिकल। यानी कि इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के दरमियान रिलेशनशिप क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एन टाइम्स टू द इंपेरिकल फार्मूला। अब हम ऐसा करते हैं कि चलें कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल यहाँ पर ले लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का हमने जिस तरह इंपेरिकल फार्मूला हमने कहा है कि इसमें सिंपलेस्ट जो रेशो बन रही है, इनके सिंपलेस्ट सादा तरीन जो इसके दरमियान में निस्बत बन रही है वो क्या है, 1:2। और इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ये इस केमिकल को रिप्रेजेंट करने का एक सिंपलेस्ट फार्मूला है और इसी को इंपेरिकल फार्मूला कहते हैं। तो चले हम यहाँ पर पुट कर देते हैं जी कार्बन डाइऑक्साइड का इंपेरिकल फार्मूला CO2,
ठीक है, ब्रैकेट्स हमने लगा दी, ये सिर्फ इसलिए कि यहाँ पर ये क्या हो रहा है, इसके साथ n के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं जी, मॉलिक्यूल, जैसे अगर आपको कहे कि मॉलिक्यूल लिखिए एक कार्बन डाइऑक्साइड का, तो हम क्या लिखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 हम लिख देंगे। तो हम यहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूला जब बताते हैं इसका कार्बन डाइऑक्साइड का, तो इसके लिए हमें n क्या लेना पड़ेगा जी, 1 लेना पड़ेगा। क्यों n 1 लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इंपेरिकल फार्मूला और जो आपके पास केमिकल फार्मूला बन रहा है वो क्या बन रहा है जी, हमारे पास दोनों ही सेम बन रहे हैं, उनके दरमियान कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं है। तो चले हम इस इक्वल के साइन को थोड़ा सा यहाँ पर करके लिख देते हैं, और यहाँ पर आ जाएगा जी मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे पास क्या बन रहा है, वो CO2 बन रहा है। तो यहाँ से एक बात हमें ये भी पता चली कि n की वैल्यू कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्या हो जाती है जी, यहाँ पर जब हम मॉलिक्यूलर फार्मूला और इंपेरिकल फार्मूला को रिलेट कर रहे होते हैं तो वो 1 हो जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी CO2 होता है, और इसी तरह से इंपेरिकल फार्मूला भी उसका CO2 ही होता है। अब एग्जांपल हम चले ले लेते हैं यहाँ पर बेंजीन की। तो बेंजीन के लिए हमने जो इंपेरिकल फार्मूला निकाला है वो क्या आता है जी, वो हमारे पास कैलकुलेशन के बाद आता है CH आता है। तो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए, यहाँ पर अब मैं M यानी कि M फॉर मॉलिक्यूलर और F लिख रही हूँ, यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला हम मालूम करना चाह रहे हैं। इसके साथ जी हम इंपेरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन लिख देते हैं, C और H आ जाएगा यहाँ पर। अब इसमें जो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला था वो क्या निकला था, C6 और H6। तो यहाँ पर N की वैल्यू हमें क्या पुट करना पड़ेगी जी, 6, ठीक है। और ये 6 जो है वो इस कार्बन के साथ भी मल्टीप्लाई कर रहा है और इस हाइड्रोजन के साथ भी। तो जब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखेंगे तो वो ये जो 6 होगा इसके साथ मल्टीप्लाई करके इसके सबस्क्रिप्ट में यहाँ चला जाएगा C6 और H6। तो बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला बनेगा वो क्या होगा जी, हमारे पास आ जाएगा वो C6H6। तो इस तरह से हमने बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला यहाँ से निकाल लिया। जबकि इसका इंपेरिकल फार्मूला जिसमें सिंपलेस्ट रेशो ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन क्या आ रही थी, चले हम यहाँ पर साइड पे लिख देते हैं, 1:1 आ रही थी। तो अब हम देख लेते हैं कि क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला से भी उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशो हम बना सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आ रही थी 6:6, क्योंकि 6 कार्बन एटम है हमारे पास और 6 हाइड्रोजन एटम है। तो हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं 6 की टेबल से, और इसके दरमियान जो सिंपलेस्ट रेशो आ जाएगी वो 1:1 आ जाएगी। तो इस तरह से हमने इंपेरिकल फार्मूला भी यहाँ से निकालने की कोशिश की है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला और इंपेरिकल फार्मूला को हम किस तरह से जी रिलेट कर सकते हैं, हम कह सकते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला इज n टाइम्स टू द इंपेरिकल फार्मूला। तो यहाँ पर हमने इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला को भी रिलेट कर लिया, और मॉलिक्यूलर फार्मूला को भी देख लिया कि वो क्या बताता है, एक्चुअल नंबर ऑफ उसके एटम्स को बताता है। यानी कि अगर कोई केमिकल आप ले रहे हैं तो उसके अंदर एक्चुअली कितने एटम्स इन्वॉल्व हैं उसको